देखो बारबी, अगर तुम्हें हमारे प्लान का हिस्सा बनना है तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह इस गुफा से बाहर चली जाओ। बाहर सबको तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है। बाहर सभी लोग बहुत सारे जनजेनिक से लड़ रहे हैं। अगर तुम बाहर रहोगी तो अच्छा होगा और तुम सबकी मदद भी कर पाओगी। ऐसे गुफा में घूमना ये कौन सी अच्छी बात है? उल्टा तुम सबको फंसा नहीं कुछ नहीं। मयंक मस्तानी इतना बोलते बोलते रुक जाता है। क्या बाहर सच में मेरी सबको ज़रूरत है? बारबी बड़ी बड़ी आंखों से मयंक मस्तानी को देखते हुए कहती है, हाँ सच में बाहर सिर्फ 2 लोग हैं लड़ने के लिए। अगर तुम जाओगे तो 3 हो जाएंगे और वहाँ बाहर बहुत सारे जनजेनिक से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तुम्हें उन्हें मारने में बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारे साथ ये प्यारी बर्ड भी तो है जो तुम्हारी मदद करेगी। तो तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, ठीक है? मैं और तुम्हारा डैड यहाँ से बाहर निकल जाएंगे टाइम पे, ठीक है? अब जाओ। मयंक मस्तानी बारबी को इतना कहकर गुफा के दूसरी साइड भेज देता है जहाँ से गुफा का एग्जिट था। बारबी को जब तक वो अंधेरे में गायब होते हुए नहीं देख लेता है तब तक उसे चैन नहीं आता है। बारबी को जाता हुआ देखकर और ये कंफर्म करने के बाद कि हाँ बारबी सच में वहाँ से चली गई है, मयंक अब दूसरे गुफा की तरफ जा रहा था, दूसरे टनल की तरफ जहाँ पर वीर था। कुछ देर बाद बारबी गुफा से बाहर निकलती है। गुफा से बाहर निकलते ही बारबी को एक मूर्ति ठीक गुफा के ठीक सामने मिलती है। बारबी उससे नॉर्मली साइड करती है और बाहर आ जाती है। उस मूर्ति का कोई भी असर बारबी पे ना होता हुआ देख कर काफ़ी सारे जनजेनिक्स उस मूर्ति को हटाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जैसे वो उस मूर्ति को छूते हैं वैसे ही उनका लेवल गॉड लेवल से सीधा डिफाइड चले जाता है और अर्जुन मुले वहाँ आकर एक चुटकियों में ही उन्हें ख़त्म कर देता है। वहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे लाशें जमा हो गई थी। वहाँ पर लोन बैम्बू ने काफ़ी सारे ड्यूक्स को भी अब बाहर निकाल दिया था ताकि वो ड्यूक्स वहाँ पर जाकर उन जनजेनिक्स के जीन मटेरियल को कलेक्ट कर सके। उनके लिए वो ड्यूक्स अभी तक वो ड्यूक्स थे जो अभी तक पॉजिस नहीं हुए थे। इसके कारण उनको खतरे से बाहर निकालने के लिए वो सब उससे थोड़ा बहुत काम तो करा ही सकते थे। बारबी बाहर आती है और वो ये दिखती है कि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ पर जितने भी जनजेनिक्स थे और जितने भी एलिट्स वहाँ पर आए थे वहाँ पर उन सब की सिर्फ लाश ही बाकी रह गई थी। कुछ देर पहले तो बारबी ने देखा था कि जब वो अपने डैड के साथ बाहर थी वहाँ पर वही सारे जनजेनिक्स घमंड में चूर होकर ड्यूक्स पर अत्याचार कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे थे, जिसके कारण बारबी को अच्छा नहीं लगा था। और अब देखो यहाँ पर सभी खून से लथपथ और किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पाँव, किसी के गर्दन। बारबी को ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद बारबी आगे जाती है और उन मूर्तियों के साथ कुछ करने लगती है। बारबी के लिए वो मूर्ति किसी खिलौने से कम नहीं थे। वो उन मूर्तियों को लेफ्ट राइट कर रही थी। तभी बारबी का नज़र दूसरी मूर्ति पर जाता है जिसके आसपास कोई भी नहीं जा रहा था। ये जरूर इस मूर्ति जैसा ही होगा। जो भी इस मूर्ति के पास आएगा शायद कमज़ोर हो जाएगा। चलो इसके पास जाती हूँ, बारबी मनी मन सोचती है। बारबी के करने के लिए वहाँ कुछ नहीं था और बारबी उतना ज़्यादा ट्रैवल करके वापस से उस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो उसके एक बोरिंग काम हो गया था और उसे अपने डैड और मयंक पे भरोसा था, इसलिए उससे उनकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। बारबी आगे बढ़ती है और उस मूर्ति को छूने लगती है। बारबी के हाथ जैसे ही उस मूर्ति को टच करते हैं वैसे ही उस मूर्ति से गोल्डन लाइट साइन होना शुरू हो जाती है। बारबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से पीछे हट जाती है और उस मूर्ति को देखने लगती है। कुछ देर बाद उस मूर्ति में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स पड़ते पड़ते अब उस मूर्ति के बॉडी पे जितने पत्थर थे वो सारे एक एक करके टूटने लगते हैं और टूट कर अलग हो जाते हैं। सारे पत्थर टूटने के बाद उस मूर्ति के अंदर से कोई निकला था जिसके ड्रैगन जैसे पूंछ थी और उसके 4 हाथ थे और उसके 4 आँख भी थे। बारबी उस क्रिएचर को देखती है और उससे देखती रहती है। दूसरी तरफ अर्जुन मुलेले भी उस जनजेनिक को देखता है। अर्जुन मुलेले तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है ताकि वो यहाँ पर कोई नया बखेरा शुरू ना कर सके। अर्जुन मुलेले तेज पंच को तैयार करता है और उस मूर्ति पे चला देता है, उस जनजेनिक पे चला देता है। वो जनजेनिक अपनी आंखें खोलता है और लोन बैम्बू के ही पंच पे अपना पंच दे मारता है, जिसके कारण वहाँ चारों बगल धमाका हो जाता है और चारों बगल मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही थी इस वक्त। और जब वहाँ से मिट्टी हटी थी तब अर्जुन मुलेले का पूरा हाथ टूटा हुआ था। उसकी हड्डियाँ उसके फ्लैश से बाहर आ रही थी
और वो तेजी से बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहा था। वो इतना ज़्यादा पीछे जाकर उड़ गया था कि अब किसी को दिख भी नहीं रहा था। धूल छटने के बाद वहाँ पर वो जेनोजेनिक फिर से दिखता है। लियोन बैम्बू अब उस जेनोजेनिक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। तभी वो जेनोजेनिक लियोन बैम्बू की तरफ देखता है और फिर, तुम सब मेरे बारे में ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे यहाँ कैद किया गया हो है तो मुझे बेवजह के यहाँ कैद क्यों किया गया होगा। जरा सोच के तो देखो। इतना कहकर वो जेनोजेनिक बारबी की तरफ मुड़ जाता है। बारबी इस वक्त वो जेनोजेनिक को बिना डरे देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? वो जेनोजेनिक बारबी के पास जाता है और उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, मेरा नाम बारबी है। बारबी भी सीरियस टोन में उस जेनोजेनिक से कहती है, वैसे तुम्हारे डैड का क्या नाम है? वो जेनोजेनिक बारबी से पूछता है, मेरी डैड का नाम वी रहेजा है। बारबी भी डायरेक्ट उस जेनोजेनिक के आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब देती है, वी रहेजा? ऐसे ये नाम मैंने पहली बार सुना है। वैसे तुम्हारे डैड, उन्हें मेरा हाई बोला। इतना कहकर वो जेनोजेनिक एक तेज जंप मारता है और आसमान में ही कहीं गायब हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग उस जेनोजेनिक को आसमान में जाते हुए देखते हैं। उन सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था ही तो उन्होंने उस पर अटैक क्यों नहीं किया। वो तो उन्हें मार सकता था ना। लियोन बैम्बू को समझ नहीं आ रहा था। छोड़ो, रहने दो। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उससे हम पर टाइम बर्बाद करके क्या ही मिलता। अर्जुन ले लियोन बैम्बू को समझाते हुए कहता है। लियोन बैम्बू भी उसकी बात से एग्री कर जाता है। फिर लियोन बैम्बू, अर्जुन ले और बारबी वहाँ पर सारे जीन मटेरियल्स को कलेक्ट करने लगते हैं। बारबी अपने आर्मर को बुलाती है जिसमें से छोटी छोटी पेड़ की शाखाएं निकलती हैं और ज़मीन से होते हुए सारे जीन मटेरियल्स को कलेक्ट करने लगती है। बारबी एक बार में 10 से ज़्यादा जीन मटेरियल कलेक्ट कर पा रही थी, जिसके कारण उनका काम अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। दूसरी तरफ गुफा के अंदर वीर उस मूर्ति के ठीक सामने खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे क्या। वीर काफ़ी देर तक सोचता है और फिर उससे मास्टर 1 और मास्टर 2 दिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पर हिलने के लिए। वीर अपने प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल करता है और वीर जैसा सोच रहा था वैसा ही होता है। वो दोनों मन से ही अपने मन ही मन में कुछ बात कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मन ही मन कुछ बात कर रहे थे। वीर प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल करके उनकी मन की बात सुनता है। अगर हमें वो मिल गया तो हम उससे आसानी से हरा सकते हैं। मास्टर 1 मास्टर 2 से कहती है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि हमें अपनी जान बचाने में ही उतने सारे ट्रेजर्स को खोना पड़ा। अगर वो सारे ट्रेजर्स हमारे पास होते तो अभी हम लोग। मास्टर 1 इतना बोलते बोलते रुक जाती है। मास्टर 2 को भी उसकी बात सही लग रही थी। अब वो लोग यहाँ पर अच्छे से फंस चुके थे। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी उनकी नज़र वीर की तरफ जाती है। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर हम लोग मास्टर 1 मास्टर 2 इतना कह रही थी, तभी उस मूर्ति की आंखें खुलती हैं और मास्टर 1 और मास्टर 2 को घूमने लगती है। मास्टर 1 और मास्टर 2 की अब हालत टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी मास्टर 1 और मास्टर 2 के पाँव काम करना बंद कर देते हैं और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इनकी पूरी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। उनकी पूरी बॉडी अब काम नहीं कर रही थी। वो चाह के भी अब कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ देख पा रहे थे अपने चारों बगल का नज़ारा, अपने आंखों को लेफ्ट राइट करके। वीर को अब डर लग रहा था कि अगर उसने इसके साथ ऐसा किया, वीर के खुद के साथ ऐसा किया, तो वीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। भले ही उसके दोस्त बाहर है, लेकिन वो उसे बचा पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी वीर भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वीर के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और इन मास्टर 1 और मास्टर 2 जो कि इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनका अल्फाज में से कोई एक है। वीर को भी इनकी मस्ती ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वीर भी इन सबको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। तभी वीर को अपने तरफ घूरता और देखकर वो मूर्ति वीर की तरफ घूमती है और उससे पूरी पावर के साथ दबाने की कोशिश करने लगती है। वो मूर्ति वीर के साथ भी वैसा ही करना चाहती थी जैसा उसने मास्टर 1 और मास्टर 2 के साथ किया था। वीर को अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और उसके पाँव काम करना बंद कर देते हैं और उसके हाथ भी। कुछ देर बाद वीर को अपने दिमाग पर भी कुछ असर होने लगता है, असर महसूस होने लगता है। वीर इससे पहले कि अपने ब्रेन के व्हील बार को खोता, तभी वीर को अपनी सुपर गॉड स्पीड बॉडी महसूस होने लगती है।
वो जल्दी से अपने सुपर गॉड स्पीड मोड को एक्टिवेट करता है और उसकी पूरी बॉडी की थकान चली जाती है। लेकिन वीर श्योर था कि वीर अपने सुपर गॉड स्पीड बॉडी को कुछ सेकंड्स के लिए ही यूज कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। उसकी सुपर गॉड बॉडी उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही महसूस होती थी। इसका मतलब वीर अपनी सुपर गॉड स्पीड बॉडी को कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने पंच को बनाकर सीधे उस मूर्ति के बीचों बीच उसके मेन आँख पे मार देता है, जो कि सबसे बड़ी थी। वो मूर्ति भी शॉक्ड थी। उस मूर्ति को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर उसके सामने ये जो भी है वो आज़ाद कैसे हो गया, वो मूर्ति यही सोच रही थी। दूसरी तरफ वीर तेजी से उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा था। वीर के पास ज़्यादा समय नहीं था। वीर अपने सुपर गॉड स्पीड बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वो उस मूर्ति के बीचों बीच आँख पे जाके जोर से मार देता है, जिससे वो मूर्ति वहीं टूट जाती। आपने म्यूटेंट वॉर्टेक्स 1000 आई वॉरियर को मारा है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। वीर के सीओ फोल में ये शब्द बार-बार दिखने शुरू हो जाते हैं। वीर इन सब पे ध्यान नहीं देता है। वो जल्दी से मास्टर 1 और मास्टर 2 को देखता है। वीर अभी भी अपने सुपर गॉड स्पीड बॉडी में था। मास्टर 1 और मास्टर 2 इस वक्त जल्दी से अपने होश में आ गए थे और अपने सामने का नज़ारा देखकर वो भी शॉक्ड थे। वीर की पावर को देखकर वो थोड़े बहुत डरे थे। वीर अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। इसका मतलब वीर अब अपने सुपर गॉड स्पीड बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मास्टर 1 मास्टर 2 वीर को देखते हैं और वो ये देख के शॉक्ड रह जाते हैं कि वीर ने उस मूर्ति का काम तमाम कर दिया है। हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से वो लेके यहाँ से निकलना होगा। मास्टर 1 और मास्टर 2 अपने मन ही मन में बात करते हैं। वीर भी उनकी बात अच्छे से सुन पा रहा था। वीर उन सबको उस पेड़ की तरफ जाते हुए देखता है। ये तो श्योर थे वीर, ये इस बात की तो श्योर था कि वीर उन सब से नहीं लड़ सकता है इस वक्त, और वो दोनों भी वीर से डर रही हैं। वीर अगर उन्हें अपनी रियल पावर दिखाएगा तो वो पहले वीर को मारेंगी और बाद में अपना खजाना हासिल करेंगी। मास्टर 1 और मास्टर 2 जैसे उस पेड़ के अंदर जाने लगते हैं तभी उस पेड़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। नीचे से काफ़ी सारी जड़ आकर उस दरवाजे का रास्ता ब्लॉक कर देती है। मास्टर 1 और मास्टर 2 को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर अंदर खजाना है और वीर ने उसके गार्ड को मार दिया तो अब वो अंदर क्यों नहीं जा सकते। वीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पूरी गुफा शेक करने लगती है। पूरी गुफा में से चारों बगल पत्थर, कंकड़, मिट्टी सब ऊपर से गिरने लगते हैं। इस बात के लिए तो वीर श्योर था कि वहाँ पर अब जो होने वाला है उसमें वीर भी नहीं बच पाएगा। वीर अगर यहाँ समय पर निकला भी तो भी वीर एग्जिट तक नहीं पहुँच पाएगा। वीर मास्टर 1 और मास्टर 2 को देखता है जो कि एकदम काम थे। ये क्या, अगर ये यहाँ टाइम पे नहीं निकले तो ये सब भी मरे जाएंगे। क्या इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा वो ट्रेजर हो रही है। वीर के मन में भी यही बातें चल रही थी। वीर भी यही सोच रहा था कि कैसे वो मास्टर 1 और मास्टर 2 को धोखा देकर उस ट्रेजर को हासिल कर सके, और सबसे बड़ी बात उसके पास जो ये 1 साल की भी ज़िंदगी बाकी है वो इससे भी कैसे बचाए। वीर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था तभी उस पेड़ के टहनियाँ अचानक से हिलना शुरू कर देती हैं और मास्टर 1 और मास्टर 2 के ऊपर अटैक करने लगती हैं। वो टहनियाँ आसानी से मास्टर 1 और मास्टर 2 को पीट रही थी और मास्टर 1 और मास्टर 2 को एक टहनी अपने अंदर जकड़ लेती है। मास्टर 1 और मास्टर 2 को वो टहनी इतनी ज़्यादा तेज तरीके से जकड़ रही थी जिससे अब मास्टर 1 और मास्टर 2 सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वीर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अगर मास्टर 1 और मास्टर 2 का ये हाल है तो वीर का क्या होगा। तभी वीर को कुछ आइडिया आता है। वीर अपने पर्स मंत्र को एक्टिवेट करता है और सारे स्टेप्स को कैलकुलेट कर लेता है। वो अपने पंच को तैयार करता है क्योंकि वो अपना कोई भी डिटेल से इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे पंच ही रेडी कर रहा है अपना, ठीक। वे अपने पंच को रेडी करता है और तेज़ी से मास्टर 1 और मास्टर 2 की तरफ बढ़ने लगता है। अपने सारे स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद वीर को कोई भी जड़ छू भी नहीं, वीर को कोई भी टहनियाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रही थी। वीर आसानी से टहनियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते मास्टर 1 और मास्टर 2 के पास पहुँचता है और उनके सर पे पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर 1 और मास्टर 2 वीर को अपने तरफ आते हुए देखती है। वो जैसे ही वीर को अपने तरफ आते हुए देखती है और अपने ऊपर पंच डिलीवर करते हुए देखती है तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। वीर का पंच उन्हें लगने वाला था ही तभी वो सब वहाँ से गायब हो गई थी। वीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों को वहाँ से जाते ही वो सारी टहनियाँ वापस से नॉर्मल हो जाती और वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। वीर के चारों बगल इस वक्त वो टहनियाँ किसी गुलाम की तरह झुकी हुई थी।
वीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो टहनियाँ वीर के सामने ऐसी थी जैसे वो वीर का स्वागत कर रही हैं। कहीं ये तो नहीं कि मैंने उस वॉरियर को मारा है इसलिए ये सब मुझे अंदर बुला रही है। वीर को यही एक पॉसिबल थ्योरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन टहनियों ने तो वीर के ऊपर अटैक किया ही नहीं, और मास्टर 1 और मास्टर 2 वही दोनों इस ट्री के अंदर जाना चाहते थे, और वीर उन दोनों के जाने के बाद अब शायद वो इसके अंदर एंटर कर पाए। वीर को ऐसा ही तो एक मौका चाहिए था। वीर खुशी खुशी धीरे धीरे और अपने पवित्र मंत्र को एक्टिवेट करके ही अंदर जाता है। वीर देखता है कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड जमीन में गड़ी हुई है। वीर उस स्वॉर्ड की पावर को महसूस कर सकता था। भले ही वो पावर वीर जितनी नहीं थी, लेकिन वीर उस स्वॉर्ड की पावर को फिर भी महसूस कर सकता था। इसका कारण यही हो सकता है कि वो स्वॉर्ड जिसकी भी है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वीर आगे बढ़ता है और वो स्वॉर्ड वीर के सामने ही निकल कर उड़ती है और वीर के कमर पर जाकर अटैच हो जाती है। वीर को भी कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी वो खुश था कि ये स्वॉर्ड उससे मिली, जिसे वो मास्टर 1 और मास्टर 2 अपनी जान पे हाथ धो के भी हासिल करना चाहते थे। वीर उस ट्री से बाहर निकलता है और तेज़ी से आगे जाने लगता है। वीर को बस अब यहाँ से निकलना था। वीर तेज़ी से बढ़ते रहता है और तभी वो किसी से टकराता है। सामने से भी कोई तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी तेज टकराते हैं। वीर के मुंह से तो खून ही निकल आता। वीर अपने सामने मौजूद आदमी को देखता है, जो कि और कोई नहीं मयंक मनचंदानी था। मयंक, तुम जिंदा हो? अब मेरा मतलब तुम ठीक हो? वीर मयंक मनचंदानी से कहता है, हाँ ठीक ही हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, ये गुफा गिरने वाली है। मयंक वीर से कहता है, गिरने वाली क्या, गिर गई है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ देर बाद गुफा का ये हिस्सा भी पत्थरों से दब जाएगा और शायद हम यहीं हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे या फिर मर जाएंगे। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वीर जहाँ पे था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स थी। वीर यहाँ पर कुछ भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकता था। यहाँ पे बहुत समय पुराने अल्फाज को गाड़ा गया है और उनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी अभी भी यहाँ मौजूद है। वीर अगर यहाँ फंस गया या फिर मयंक मनचंदानी भी अगर यहाँ फंस गया तो वो दोनों यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी वीर को अपने पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, जो कि गुफा की टूटने की थी। वो टूटने की आवाज़ें अब तेज़ होते जा रही थी, जो कि तेज़ी से वीर और मयंक मनचंदानी की तरफ बढ़ रही थी। वीर मयंक को देखता और फिर, सब खत्म हो गया मयंक, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। वीर लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन वीर फिर भी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो अपने चारों बगल देख रहा था। वीर मयंक के चेहरे को नोटिस करता है, जो कि अभी भी स्माइल कर रहा था। क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रहे हो? वीर मयंक मनचंदानी से कहता है, कुछ नहीं वीर, तुम अब भी नहीं बदले। मयंक मनचंदानी वीर से कहता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके बाद मयंक मनचंदानी अपने वॉच के ऊपर एक हाथ मारता है, जिससे वीर और मयंक मनचंदानी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डोनाटार के घर पहुँच जाते हैं। वीर अचानक से ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट करे। वीर जिंदा बच गया था और उसके सामने मयंक मनचंदानी भी था, जो कि अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, एक गॉड लेवल से भी कहीं ज़्यादा। मयंक मनचंदानी की पावर ग्रेव गॉड से भी कहीं ज़्यादा हो गई थी। वीर मयंक मनचंदानी का चेहरा देखता और फिर, देखो मयंक, तुम शक्तिशाली हो गए हो, मुझे बचा भी लिया, लेकिन ये सब तुमने कैसे किया मुझे नहीं जानना है। तुमने मुझे जिंदा बचाया इसलिए थैंक यू। वीर इतना कहकर जल्दी से रूम के बाहर निकलता है, जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था। वीर जल्दी से अपने पंच को तैयार करता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वीर जैसे ही उस मॉन्स्टर को पंच मारने लगा था, तभी मयंक उसे रोक देता है। मयंक वो काफ़ी तेज़ी से वीर के पंच को रोक देता है। रुको वीर, ये मेरा दोस्त है। मयंक मनचंदानी वीर से कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। वीर उस मॉन्स्टर को इग्नोर करता है और उसके बगल से चला जाता है। मयंक मनचंदानी डोनाटार की तरफ देखता है। क्या हुआ, अपना फैसला बदला? तुमने तो ये देख ही लिया होगा कि तुम्हें कैसे वो लोग छोड़ के भाग गए। मयंक उस डोनाटार से कहता है। डोनाटार वहाँ उन सब की मदद के लिए था। वो अपने दोस्तों के साथ उन सब से लड़ने जा रहा था, लेकिन तभी उन सब ने डोनाटार को ही धोखा दे दिया और वहाँ से भाग गए। वहाँ पर अर्जुन मुलेले आ गया था। अर्जुन मुलेले डोनाटार को जानता था, इसलिए उसने अर्जुन मुलेले को कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन मुलेले के डर से
उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ पर जितने भी जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ आए थे वो सभी भाग गए थे।